चलो ध्यान दो, ये प्री बोर्ड का पेपर, इसको सोल्व करते हैं और कोशिश ये करनी है कि प्रत्येक क्वेश्चन से कम 4-5 क्वेश्चन सोल्व हो जाए। एक क्वेश्चन से 4-5 क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या था, बर्लिन की दीवार का निर्माण कब किया गया? अब इसे देखना, बर्लिन दीवार 1961 में इसका निर्माण हुआ। ठीक है, बर्लिन क्या है? जर्मनी की राजधानी। अब बर्लिन की दीवार से जर्मनी के दो भाग हो गए, एक पूर्व पश्चिम जर्मनी, एक पूर्वी जर्मनी। इसलिए ध्यान रखना, कभी सवाल बनता है कि बर्लिन के विभाजन का प्रतीक किसे मानते हैं? बर्लिन की दीवार। जर्मनी के विभाजन का प्रतीक बर्लिन की दीवार, एक सवाल ये बनता है। और शीत युद्ध का प्रतीक तो भी बर्लिन की दीवार। शीत युद्ध का प्रतीक किसे मानते हैं? बर्लिन की दीवार। जर्मनी के विभाजन का प्रतीक किसे मानते हैं? बर्लिन की दीवार। ठीक है, बर्लिन की दीवार से जर्मनी के दो भाग हुए, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। पश्चिमी जर्मनी किसके साथ है? पूंजीवादी व्यवस्था यानी अमेरिका गुट में, और पूर्वी जर्मनी सोवियत संघ गुट में। अगला क्वेश्चन, ये दीवार कितने टाइम तक खड़ी रही? 28 वर्ष तक खड़ी रही। एक क्वेश्चन बनता है कि इसकी लंबाई 150 किलोमीटर। और एक सवाल और इंपॉर्टेंट बनता है कि इस दीवार को कब गिराया गया? यस, 9 नवंबर 1989। किसके द्वारा? पूरी जर्मनी के लोगों द्वारा। जैसे ही दीवार गिरी, जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण। एक ध्यान रखना, एकीकरण का सन पूछ ले तो 89 नहीं है, 90। 1990 के अंदर जर्मनी का क्या हुआ? एकीकरण हुआ। देखो, सवाल सिर्फ एक पूछा था, इससे कितने सारे सवाल क्लियर हो गए। अब इस बर्लिन की दीवार से संबंधित कोई भी सवाल आ जाए तो गलत नहीं होना चाहिए। अगला सवाल है, यूरोपीय संघ के गठन के लिए maastricht संधि पर कब हस्ताक्षर हुए? मैंने आपको दो चीजें लिखाई है, maastricht संधि भी लिखाई है और यूरोपीय संघ की स्थापना लिखाई है। संधि पर हस्ताक्षर हुए वो है फरवरी 1992। हाँ, ठीक है। maastricht जगह का नाम था, उस जगह से इस संधि का नाम पड़ गया। पर यह संधि लागू कब हुई? 1 नवंबर 1993। और इसी दिन यूरोपीय संघ की क्या हुई? यूरोपीय संघ की स्थापना। और 1 नवंबर को क्या मनाते हैं? स्थापना दिवस मनाते हैं। ठीक है, maastricht संधि का पूछे तो फरवरी 1992। हाँ, 92 मतलब 92 नहीं पता। और यूरोपीय संघ की स्थापना पूछे तो नवंबर 1993। ठीक है, अगला सवाल, आसियान का मुख्यालय जकार्ता। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया के अंदर। कई सारे बच्चे बैंकॉक लेके आए इसमें। मैंने आपको पहले बताया था कि बैंकॉक में इसकी संधि हुई थी, घोषणा पत्र होता ना जारी, वो बैंकॉक में हुआ था, इसलिए बोलते हैं बैंकॉक घोषणा पत्र। आसियान का गठन किया गया वो बैंकॉक घोषणा पत्र के आधार पर किया गया, लेकिन इसका जो मुख्यालय है वो है जकार्ता। और आसियान की स्थापना कब हुई? हाँ, 1967। ठीक है, बैंकॉक घोषणा पत्र पर इसका मुख्यालय जकार्ता। जकार्ता कहां पड़ता है? इंडोनेशिया। संस्थापक देश कितने? 5। बाद में जुड़े 5, टोटल 10। ये चीज याद रखनी है। ठीक है, देशों के नाम याद नहीं ना रहे, लेकिन इतना याद रहना चाहिए। बैंकॉक थाईलैंड। अगला, चीन ने ओपन डोर की नीति कब लागू की? ये सवाल इंपॉर्टेंट बनता है। ओपन डोर मैंने आपको पहले बताया था, ओपन डोर इसको हिंदी बोलेंगे खुले द्वार की नीति। ध्यान रखना, शब्द
खुले द्वार की नीति आ सकता है, शब्द ओपन डोर आ सकता है। ओपन डोर हिंदी में लिखा सकता है देवनागरी लिपि में ना, ओपन डोर, ठीक है, या इंग्लिश में आ सकता है ओपन डोर या खुले द्वार की नीति, ठीक है। कभी कभी सवाल बनता है कि ओपन डोर की नीति कहां चलाई गई? चीन में। तो यहां मैंने सवाल कैसे डाल दिया, चीन के अंदर कब चलाई गई? सवाल इस पर कहां चलाई गई? चीन में। कब? 1978। किसके द्वारा? देन शाओपेंग। ना बैकग्राउंड देन शाओपेंग, ठीक है। इसके तहत क्या हुआ था पता है? चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था का बाजार मुक्त किया, मतलब अर्थव्यवस्था को खोल दिया। इससे पहले चीन ने अपनी अर्थव्यवस्था को खुद तक सीमित रखा था। इसने वैश्वीकरण की तरफ ध्यान नहीं बढ़ाया और वैश्वीकरण को इसने इस तरह से समझा था कि ये हस्तक्षेप है किसी देश के आर्थिक नीति में, इसलिए इसने सोचा कि हम आत्मनिर्भर बनेंगे, ठीक है। चीन ने जितना भी प्रोडक्शन होता था वो प्रोडक्शन खुद के आधार पर करना शुरू किया और एकांतवास का रास्ता चुन लिया था। मतलब इसने सभी पूंजीवादी देशों से अपने नाते तोड़ दिए। पर इससे हुआ क्या? इसका विकास हुआ पर गति धीमी थी। जितना इसने लक्ष्य रखा था उतना विकास नहीं हुआ, जिसके चलते आखिर में इसको अपना एकांतवास तोड़ना पड़ा और पूंजीवादी देशों के साथ अपने संबंध बनाने पड़े। और उसके तहत सबसे पहले इसने अमेरिका के साथ अच्छे रिश्ते बनाए, जिससे इसका एकांतवास टूटा और फिर इसने ये ओपन डोर नीति चलाई। इसके तहत इसने अपनी सीमाओं को खोल दिया व्यापार के लिए, ठीक है। जो प्रतिबंध लगे हुए थे, जो टैक्स लगे थे, उनको कम कर दिया, जिसके चलते इसका जो विकास था उसके अंदर तेज गति आई, ठीक है। अगला क्वेश्चन, 7 पार्टी अलायंस का संबंध किस देश से है? 7 पार्टी अलायंस, मैंने आपको पहले कहा था कि यह सवाल पूछा गया है, अभी नहीं पूछा गया, आज से लगभग 2-3 साल पहले पूछा गया था, ठीक है। और हर बार ये पूछते हैं कि इसका संबंध किस देश से है? नेपाल से। और नेपाल के बारे में आपने पढ़ रखा है, शुरुआत में नेपाल क्या था? एक राजतंत्र, वहां लोकतंत्र समर्थकों ने आंदोलन किया, तब राजा ने संसद की बहाली की 1990 में संसद की बहाली की, लेकिन फिर भी राजा ने शक्तियां किसके पास रखी? खुद के पास, इसलिए आंदोलन चलता रहा। जब आंदोलन ज्यादा हुआ तो 2002 के राजा ने जितना थोड़ा बहुत लोकतंत्र था वो भी खत्म कर दिया। फिर आंदोलन और तेज हुआ, त्रिस्तरीय आंदोलन भी हुआ था, लोकतंत्र समर्थक, माओवादी और राजा की सेना। राजा का नाम क्या था? ज्ञानेंद्र। और उस समय 7 पार्टियों ने मिलकर के आंदोलन चलाया था लोकतंत्र के समर्थक में, इसलिए इसको कहते हैं 7 पार्टी अलायंस, ठीक है। और फिर आखिर में नेपाल में राजतंत्र खत्म हुआ और लोकतंत्र की स्थापना हुई। कब? 2008 में नेपाल एक गणतांत्रिक राष्ट्र बना। फिर इसने 2015 में अपना नया संविधान लिखा और उस संविधान के तहत नेपाल के प्रधानमंत्री बने थे खड़ग प्रसाद ओली शर्मा। शर्मा ओली। अगला क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल संस्थापक देशों की संख्या। ये भी कई बच्चों ने गलत किया, 193 कर रहे हैं। 193 नहीं था, वर्तमान में 193 है। मूल सदस्य का मतलब होता है जिस समय स्थापना हुई ना उस समय कितने सदस्य थे, ठीक है। तो कितने थे? 51 और आज बढ़कर के हो गए हैं 113। भारत इसका मूल सदस्य बना जाता है। भारत ने साइन कर लिए थे, इसकी स्थापना होने से पहले भारत ने साइन कर लिए थे इसके ऊपर। एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि 1972, जब मैंने आपको लिखा था पारंपरिक तरीके, सुरक्षा के पारंपरिक तरीके, उसमें जैसे था ना निशस्त्रीकरण, निरस्त्रीकरण, ठीक है, उसके अंदर कुछ संधियां लिखी थी। एक एंटी बैलिस्टिक संधि 1972, एक रासायनिक हथियार संधि, जैविक हथियार संधि ना, परमाणु अप्रसार संधि, ये संधि इंपोर्टेंट है। 68। अगला है, भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन कब किया? 2016। लिखा था मैंने आपको। एक क्वेश्चन बन रहा है जिस टॉपिक था हमारा कि भारत ने पर्यावरण की सुरक्षा के लिए क्या क्या कदम उठाए, क्या पहल करें। इसमें भारत ने ऊर्जा संरक्षण अधिनियम पारित किया था,
तो उसमें एक ये भी था कि 2016 के अंदर भारत ने पेरिस जलवायु समझौते का अनुमोदन किया था, भारत ने साइन किया था। पेरिस जलवायु समझौते के अंदर पर्यावरण को बचाने के लिए, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए समझौता हुआ था, जिसमें विभिन्न देशों ने मिलकर के इस बात के लिए सहमत हुए थे कि हम सब मिलकर के पर्यावरण की सुरक्षा करेंगे। ठीक है, तो उसमें भारत ने भी इसका अनुमोदन किया था। वैश्वीकरण का अर्थ पूंजी का प्रभाव, वस्तु का प्रभाव, विचारों का प्रभाव। ध्यान रखना, वैश्वीकरण का अर्थ पूछे ना, शाब्दिक अर्थ क्या है? प्रभाव। ठीक है, और परिभाषा के अंदर से मतलब देखना, अर्थ है प्रभाव, पर प्रभाव किसका? पूंजी का प्रभाव। पूंजी मतलब धन, वस्तुओं का प्रभाव। प्रभाव मतलब क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान आदान प्रदान। ठीक है, सेवाओं और विचारों का प्रभाव। इसके साथ साथ लोगों का भी प्रभाव, आदान प्रदान। जब व्यापार होता है ना, तब लोग भी एक देश से जाते हैं, आते हैं। ठीक है, तो इसमें था उपयुक्त सभी। बहुत इजी क्वेश्चन था ये। भारत से अलग रहने की घोषणा करने वाला प्रथम रजवाड़ा। जब ये सवाल बच्चे गलत कर रहे हैं तो फिर समझ लो तैयारी कितनी है। जिस बच्चे का सवाल ये गलत हुआ ना, उसकी तैयारी बहुत कम है। त्रावणकोर के ऊपर अपने इतनी चर्चा की थी, मैंने आपको हाईलाइट किया था, हाईलाइट नोट लिखा है। ठीक है, और ऐसे दो नाम है सबसे पहले घोषणा करने वाले, दो नाम, एक रजवाड़े का नाम है त्रावणकोर और एक है सोवियत संघ से अलग वाला लिथुआनिया। क्वेश्चन से जो जुड़ा हुआ क्वेश्चन है वो आपको माइंड में आना चाहिए। सवाल बनता है कि भारत से सबसे पहले स्वतंत्र होने की घोषणा करने वाला रजवाड़ा या देशी रियासत, तो है त्रावणकोर। बहुत सारे बच्चे जम्मू कश्मीर लेके आए थे, 2-3 बच्चों ने शायद हैदराबाद भी लिखा, लेकिन वो सब गलत है। इसका उत्तर त्रावणकोर है। और अगर सवाल बन जाए कि सोवियत संघ से स्वतंत्र की घोषणा करने वाला पहला देश लिथुआनिया, देश आ सकता है, गणराज्य भी आ सकता है। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के संस्थापक डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। ये सवाल कहां से पूछा हो रहा है? डाक टिकट से, जो जहां पर्चे दिए ना वहां से सवाल बनते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना पर सबसे अधिक बल दिया गया था। कहीं पर ऑप्शन कृषि ना डाल करके ऑप्शन डाल देते हैं सिंचाई। ध्यान रखना, तो भी सही होगा, क्योंकि सिंचाई भी किससे जुड़ा हुआ है? कृषि से जुड़ा हुआ है। पर इसमें उद्योग वगैरह नहीं होंगे। और इसमें तेज विकास पर बल किया था या फिर धीमी गति से? धीमी गति से। ध्यान रखना। एक सवाल मैंने पूछा आपको, स्वतंत्र भारत के या की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थे या थी? कई सारे बच्चे इस क्वेश्चन से समझ गए होंगे। ठीक है, पहले मैंने सीधा लिखा था कि स्वतंत्र भारत की प्रथम स्वास्थ्य मंत्री कौन थी। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन बनाया। और फिर मैंने जब ऑप्शन डाले तो इसमें नाम महिला का एक ही डाला। अगर 2-3 नाम महिला के हो जाए तो कंफ्यूज हो जाती। महिला का नाम एक, ठीक है, और उसमें लिखा हुआ थी, तो आप समझ जाओगे क्या है। इसलिए मैंने वो कॉपी करके था भी कर दिया, नहीं थे कर दिया। अगला क्वेश्चन देखना, और ये राजकुमार मतलब कौन है ना, आप सिर्फ ये याद मत रखना। मैंने आपको लिखा है स्वतंत्र भारत का मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विदेश मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, संचार मंत्री, कानून मंत्री, रक्षा मंत्री, शिक्षा मंत्री, इतने सारे लिखा रखे हुए हैं। और इन सबके नाम याद रखना। अब ये जरूरी नहीं है कि अमरनाथ को कोई पूछेंगे, रफी अहमद गद्दी को पूछ लेते हैं, संचार मंत्री, श्रम और संचार मंत्री, बलदेव सिंह को पूछ ले, हाँ, मौलाना आजाद को पूछ ले, और नेहरू और पटेल की उम्मीद में पूछेंगे, क्योंकि बहुत पूछ लिया, पहले पूछते थे। प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी थे, प्रथम गृह मंत्री, प्रथम गृह मंत्री, गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्र भारत की स्वतंत्र मंत्रिमंडल चुनाव में उसमें थे कैलाशनाथ खड़गे 1952 के बाद। फर्क है इसमें, एक स्वतंत्र भारत की पूछ ले और एक चुनाव में पूछ ले। 1952 के चुनाव में पहला मंत्रिमंडल पूछ ले।
अब मैंने आपको कैलाश मंत्र कार्ड लिखा है ना, वो क्यों लिखा है? क्योंकि मैंने वो आपको 1952 के चुनाव लिखवाए, उसके बाद का मंत्रिमंडल लिखा है, तो 1952 के चुनाव का मंत्रिमंडल है। अगला क्वेश्चन देखना, भारत व चीन के मध्य पंचशील समझौता कब हुआ? 29 अप्रैल 1954। नेक्स्ट नहीं है हमारे पास, गलती हो गई। 29 अप्रैल 1954, पहली बात डेट याद रखना, ठीक है? डेट के साथ क्या याद रखोगे? JLN यानी और जवाहरलाल, शॉर्ट लिखा है। चीन के प्रधानमंत्री जवाहरलाल, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, ठीक है? ये समझौता एक तरह से भारत और चीन के बीच मित्रता का प्रतीक था, और ये बहुत बड़ा समझौता माना गया था विश्व स्तर पर। इस समझौते के माध्यम से भारत और चाइना के संबंध बहुत अच्छे बने, और इसमें 5 सिद्धांतों पर या 5 शर्तों पर सहमति बनी, इसलिए इसका नाम क्या है? पंचशील। वो सिद्धांत कौन से थे याद है? अनाक्रमण, एक दूसरे पर हस्तक्षेप, सॉरी एक दूसरे आक्रमण नहीं करना, हस्तक्षेप, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप नहीं करना, और शांतिपूर्ण से अस्तित्व बनाए रखना, ठीक है? परस्पर सहयोग करना, ठीक है? हाँ, एक दूसरे की अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करना। ये 5 समझौते पर या फिर 5 शर्तों पर सहमति बनी थी, और इससे भारत और चीन के जो संबंध थे वो बहुत अच्छे बन गए, और ये समझौता विश्व के अंदर काफी प्रसिद्ध हुआ, और इसके बाद कई देशों ने भी इस समझौते से सीख ली, क्योंकि नेहरू जी हमेशा शांति के प्रतीक माने गए, शांतिपूर्ण अस्तित्व के प्रतीक माने गए। नेहरू जी ने अपनी विदेश नीति में, ठीक है, अपनी किसी भी पॉलिसी के अंदर हमेशा कोशिश ये करी कि विश्व शांति की स्थापना हो, इसलिए नेहरू जी ने शीत युद्ध का समर्थन नहीं किया, उनके साथ शामिल नहीं हुए। एक क्वेश्चन आ रहा है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। जब 1965 के अंदर भारत पाकिस्तान का युद्ध हो रहा था, उस समय भारत की हालत ये थी कि खाद्यान्न संकट आ गया था, यानी कि डबल मार पड़ गई, एक युद्ध और खाने के लिए अनाज नहीं था, अकाल पड़ गया भारी, खाद्यान्न का हमें आयात करना पड़ा, तो देश की हालत इतनी दयनीय हो गई थी कि एक बार के लिए सब लोग हताश हो गए, और नेहरू जी ने उनमें जोश भरने के लिए, सॉरी शास्त्री जी ने उन्हें जोश भरने के लिए नारा दिया, जय जवान जय किसान। जय का मतलब क्या? विजय। किसानों को बोला कि हमारी जीत होगी, और जवानों को बोला हमारी जीत होगी, हारना नहीं है, ठीक है? और इस सवाल से हमें और चीज क्या सीखनी है कि जितने भी नारे हैं ना वो याद कर लो, जैसे इंदिरा इज इंडिया, इंडिया इज इंदिरा, किसने कहा? या फिर देवकांत, गरीबी हटाओ इंदिरा गांधी, और इंदिरा हटाओ सिंडिकेट, ठीक है? कहीं पर ऑप्शन आ सकता है विपक्ष, लोकतंत्र बचाओ, ये भी इंदिरा गांधी के टाइम जो थे विपक्ष, जनता दल वाले, जनता पार्टी, ठीक है? हाँ, उत्तर हर दिन बढ़ता जाए, दक्षिण दिन दिन घटता जाए, संपूर्ण क्रांति अब नारा है, भावी इतिहास हमारा है। ये नारा जेपी नारायण कभी कभी इसमें ऐसा पूछते हैं कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने? पूरा नारा लिखते नहीं, सिर्फ इतना आता संपूर्ण क्रांति, तो जेपी नारायण। अभी मैंने आपको सवाल किया था ना, उसमें कई बच्चों ने ये नारा लिखा है और कुछ बच्चों ने नारा लिखा ही नहीं। आपने उसको पूरा वर्णन कर दिया पर नारा नहीं लिखा है, तो आपका सवाल का उत्तर अधूरा है। नारा लिखना जरूरी है, इसलिए मैंने आपको नारा हाईलाइट करके लिखवाया है। अगला क्वेश्चन देखना, कांग्रेस का प्रारंभिक चुनाव चिन्ह दो बैलों की जोड़ी। किताब के अंदर फोटो दी पड़ी है,
दो बैलों की जोड़ी की फोटो है। हाँ, तो सवाल बनता है प्राथमिक या फिर सबसे पहले चुनाव चिन्ह क्या था? तो दो बैलों की जोड़ी। जब इंदिरा गांधी ने अपनी पार्टी अलग बनाई, क्या नाम था उसका? कांग्रेस आर। तब उसने कांग्रेस आर ने अपने पार्टी का चुनाव चिन्ह रखा था गाय और बछड़ा। और जब बाद में वापस कांग्रेस को कमजोर पड़ गई और कांग्रेस एक रह गई, तब इसने चुनाव चिन्ह चेंज किया और क्या अपनाया? हाथ या हाथ का पंजा। ठीक है। और इसी के साथ कुछ अन्य पार्टियां, उनके चुनाव चिन्ह याद रखना, जैसे जनसंघ पार्टी और सोशलिस्ट पार्टी बरगद का पेड़, कम्युनिस्ट पार्टी हंसिया, बीजेपी कमल का फूल। ये सवाल आ रहा है अगला, और ये सवाल कई बच्चों ने गलत किया। आनंदपुर शाही प्रस्ताव किस वर्ष पारित हुआ? कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो गए कि ये सवाल कहां से आ गया। जब हम पंजाब संकट पढ़ रहे थे ना, पंजाब संकट के दौरान मैंने आपको कहा था कि 1973 में आनंदपुर साहिब सम्मेलन हुआ था। आनंदपुर में उस सम्मेलन के अंदर पंजाब के लोगों ने एक रणनीति बनाई कि हमें किस तरह से आंदोलन करना है। हालांकि उनका आंदोलन था स्वायत्तता के लिए, लेकिन जब तक आंदोलन नरमपंथी का था तब तक स्वायत्तता के लिए था और आंदोलन अहिंसक था। लेकिन जैसे चरमपंथियों के पास गया, आंदोलन हो गया हिंसक और उनकी मांग सीधी बढ़ गई खालिस्तान, अलग राज्य बनाने की, सॉरी अलग देश बनाने की मांग। तो ये आनंदपुर साहिब प्रस्ताव पारित हुआ था 1973 में। अगला क्वेश्चन आ रहा है, भारत में किस वर्ष से गठबंधन की राजनीति का दौर शुरू हुआ? गठबंधन की राजनीति का दौर, या सवाल बनता है गठबंधन का युग 1989। पहली बार 1989 के अंदर गठबंधन सरकार बनी और उसके बाद लगातार बनती रही गठबंधन सरकार। पूरा दशक है? हाँ, दशक पूछ सकते हैं। दशक पूछे तो 1990 करना भाई। हाँ, 90 करना, क्योंकि शुरुआत 1989 के अंदर हुई है। पर देखा जाए तो 1990 का दशक पूरा गठबंधन का युग रहा है, गठबंधन का दौर रहा है। दशक नहीं पूछेंगे, जहां तक ऐसे सवालों के अंदर उलझाएंगे नहीं, पर पूछे तो आप 1990 कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ये रिक्त स्थान वाले सवाल ऐसे आते हैं जहां आपको लाइन याद होनी चाहिए। जो क्वेश्चन बन रहा है ना, उस क्वेश्चन की लाइन याद होनी चाहिए, सीधे लाइन उठा के पूछ लेते हैं और उस लाइन में से जो उत्तर होता है उसको गायब कर देते हैं। अगर आपने किताब को ढंग से पढ़ा है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा इसका रिक्त स्थान वाला। अगर बच्चे ये भी सवाल गलत कर रहे हैं कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये सवाल अगर गलत हो सकता है किसी का, तो मतलब सोचो तैयारी में कितनी कमी है। एक बच्चे ने लिखा दलवीर भंडार, ऑफकोर्स लिखा है दलवीर भंडारी। दलवीर भंडारी कौन है? अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का वर्तमान न्यायाधीश, जो भारतीय। हाँ, उसका इस नीति आयोग से क्या लेना देना? इसमें पहला है, पहले क्वेश्चन के अंदर दो खालिस्तान व खालिस्तान के बीच विदेशी यात्रा के लिए वीजा और पासपोर्ट की आवश्यकता नहीं पड़ती। ध्यान रखना, ऐसे सवाल उठते हैं। आप ये सोच चलो कि ये सवाल बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। हाँ, और इसमें भारत और नेपाल दो देशों का नाम लिखना। अगर खालिस्तान नहीं आए, ठीक है, एक लाइन से पूछ ले, तब भी आप वहां पर भारत और नेपाल दो देश ऐसा समझ लेना कि नेपाल के साथ। अगर सवाल ऐसे पूछ ले कि किस देश के साथ भारत ने समझौता किया कि बिना वीजा पासपोर्ट के आ और जा सकते हैं, तो हो सकता है नेपाल। और ये समझौता कब हुआ है? 1950 में। 1958 में पाकिस्तान ने खालिस्तान पर परमाणु परीक्षण, अब किसी वजह लिखा जगह और किसी वजह लिखा सिर्फ पहाड़ी। ऐसे मैंने इसको भी इसमें वजह लिखा है पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? त्रिकुट पहाड़ी।
पहाड़ी का नाम लिखना, और किसने लिखा? सिर्फ जगाई। तो ये जल्दबाजी लिखते हो ना, तो इससे आपको लॉस हो सकता है, इसलिए पूरा लिखो, जगाई पहाड़ी। उससे इतना फर्क पड़ता है, जगाई जगाई बोले तो जगाई। परमाणु अप्रसार संधि, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एनपीटी। कभी कभी सवाल पूछा जाता है ना, वो कैसे लिखते हैं? सवाल ऐसा आता है एनपीटी पर हस्ताक्षर कब हुई या संधि कब हुई, ठीक है? या पूछते हैं परमाणु अप्रसार संधि, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1968। इसके तहत शर्त याद है? इस संधि के तहत क्या शर्त रखी गई थी और किस पर सहमति बनी थी? 1967 से पहले जिन्होंने परमाणु परीक्षण कर लिया वही परमाणु हथियार रख सकते हैं, और उसके बाद कोई परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। वायुमंडल में, महासागर में, अंतरिक्ष में परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता। एक तरह से ये निशस्त्रीकरण की तरफ बढ़ाया गया कदम था, और उस समय केवल 5 देशों के पास ही हथियार थे, और वो 5 देश कौन से? जिनके पास वीटो पावर है। अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, फ्रांस। रियो पृथ्वी सम्मेलन में खालिस्तान देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने देशों के प्रतिनिधियों ने? 170। रियो पृथ्वी सम्मेलन हुआ कब था? 1992। कहां हुआ था? ब्राजील का रियो डी जेनेरियो में। अभी मैंने आपको मैप के अंदर ब्राजील पूछा, हो सकता है मैप में रियो डी जेनेरियो पूछ ले, तो इसलिए ध्यान रखना है इसका। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी। अब इस सवाल से आपके माइंड के अंदर नीति आयोग पूरा आना चाहिए। इसकी शुरुआत पहले इसका नाम क्या था? उसकी स्थापना 15 मार्च 1950। और योजना आयोग के पहले अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसके कार्य नियोजित विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल तैयार करना, प्रारूप तैयार करना। ठीक है, चलो सुनो, ये क्लास अपने इस सत्र की आखिरी क्लास है, अंतिम क्लास है। वैसे सारे बच्चे नहीं आए हैं, पर हॉस्टल के बच्चे तो आ गए। तो मैंने आपकी क्लास के सभी बच्चों के ऊपर कुछ पंक्तियां लिखी है, उन पंक्तियों को मैं आपके सामने शेयर करूंगा। जरा संभालना उन पंक्तियों को। हर एक बच्चे पर उसकी खूबी को देखते हुए कुछ पंक्तियां ऐड की है। पहले कुछ लाइनें पढ़ूंगा आपके लिए। 2 शायरियां लिखी है कि आप जाने वाले हो हमें छोड़कर, इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। आप जाने वाले हो हमें छोड़कर, इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा। कहने को तो खुश हूं मैं, पर मुझे खुशी का आभास नहीं। जब भी मेरी डायरी में आपकी क्लास का अंजाम लिखा जाएगा, हर पन्ने पर आपका खूबसूरत काम लिखा जाएगा। अगर लिखूंगा मैं कभी इतिहास इस विद्यालय का, अगर लिखूंगा मैं कभी इतिहास इस विद्यालय का, सुनहरे अक्षरों में आप सभी का नाम लिखा जाएगा। जाऊंगा कभी मैं उस क्लासरूम की तरफ, या इस क्लासरूम को मान लो, जाऊंगा कभी मैं इस क्लासरूम की तरफ, वहां मुझे आपकी कमी महसूस होगी। मेरे चेहरे पर तो होगी मुस्कान हमेशा, लेकिन आंखों में नमी महसूस होगी। क्योंकि क्लास में बच्चे तो बहुत होंगे, लेकिन पहली लाइन में दीवार के पास एक खामोशी लेकर नजरें झुकाकर बैठा हुआ वो सुमेर नहीं दिखेगा। उसके जस्ट पास में मुस्कुराता हुआ वो प्रेम नहीं दिखेगा। प्रश्न पूछने वाले तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन प्रश्न पूछने वाला और हमेशा हाजिरी बोलने वाला वो कैलाश कुमार नहीं मिलेगा। भोले भाले दिखने वाले और भी बच्चे आएंगे, लेकिन वो सादगी भरा जीवन, चेहरे पर स्माइल और आंखों में बड़े सपने लेकर बैठा वो तोला राम नहीं मिलेगा। लड़कियां भी होगी उस क्लास में बहुत, मगर मगी, निर्मा और वसुंधरा जैसी बहनें नहीं मिलेगी। हालांकि इस क्लास में लड़कियां नहीं है, वो बात से आती है, हॉस्टल की नहीं है इसलिए। अब देखना, कुछ पंक्ति पढ़ रहा हूं, विशेष पंक्ति है। कुछ रिश्तेदार भी होंगे उस क्लास में, कुछ रिश्तेदार भी होंगे उस क्लास में, लेकिन संतोष जैसे गिनायत नहीं होंगे। लाल तो होंगे बहुत कक्षा में,
लाल तो होंगे बहुत कक्षा में, लेकिन मोहनलाल जैसे बिजनेसमैन नहीं होंगे। या फिर ऐसे ये कह सकते हैं, लाल तो होंगे उस कक्षा में बहुत, लेकिन वो रावत का मोहनलाल नहीं होगा। श्रवण जैसा राष्ट्रभक्त और हर पल खुश रहने वाला लड़का नहीं दिखेगा, और उसके जस्ट पास में बैठा सा प्यारा सा लड़का राकेश नहीं दिखेगा। अब देखना, ये पंक्ति पढ़ रहा हूँ ना, ये पंक्ति बहुत अच्छी पंक्ति है, खास पंक्ति। दुनिया का कोई भी लड़का आ जाए इस क्लास में, दुनिया का कोई भी लड़का आ जाए इस क्लास में, लेकिन वो मीठी मुस्कान वाला ओम प्रकाश कुछ जानकार बच्चे भी होंगे क्लास में, लेकिन भारत को जानने की जिज्ञासा रखने वाला वो होली सूर्य शर्माता हुआ ललित, और उसके पास बैठा हुआ चालाक धर्मेंद्र। देखो कैसे चालाक है। हमारे लोकसभा स्पीकर पीयूष जी भी सदन छोड़ चुके होंगे, उसके पास बैठने वाले मुश्ताक अली जी भी मुंह मोड़ चुके होंगे। दोस्तों से नाराज होने वाला लेकिन साफ दिल का, दोस्तों से नाराज होने वाला लेकिन साफ दिल का चौथा राम भी नजर नहीं आएगा, और उसके जस्ट पास बैठा हुआ सम्राट अशोक भी हो जाएगा। अब देखना आगे की पंक्ति है, ये पंक्ति थोड़ी अजीब तरह की लेकिन बहुत अच्छी है ना। कृष्ण बिहारी पुस्तकधारी, समझ रहे हो? कृष्ण बिहारी पुस्तकधारी, पुस्तकधारी का मतलब ज्यादा पढ़ने वाला ना। कृष्ण बिहारी पुस्तकधारी वो जगदीश नजर नहीं आएगा, और उसके पास बैठा हुआ वो सुदामा मोकम हो जाएगा। सुदामा को बोला कि दोस्त ने कृष्ण सुदामा को जोड़। दिल के राजा होंगे शायद कुछ बालक, दिल के राजा होंगे कुछ शायद बालक, लेकिन वो हुकुम का एका कैलाश नहीं होगा। उसके पास बैठा हुआ नगमा गाता हुआ और नरेंद्र भी नहीं होगा। नगमा गाता हुआ गाता ना, सॉन्ग कुछ गाता। आगे देखना कि हमेशा खुश रहने वाला खुशहाल नहीं होगा, बेचैनी से रहने वाला वो चेनाराम नहीं होगा। नेमीचंद की सरकार भी गिर जाएगी। सबका सम्मान करने वाला वो प्रकाश नहीं होगा। गुमसुम रहने वाला गौतम नहीं होगा, और नरम नेत्र का वो नरेंद्र नहीं होगा। पीछे वाली बेंच तो होगी उस क्लास में, पर उस पर बैठे तरुण और उगाराम नहीं होंगे। दिलों पर राज करने वाला वो प्रेम राणा नहीं होगा। कुछ बच्चे होंगे ईद के चांद, लेकिन वो तुषार प्रताप समीर और श्रवण नहीं होंगे। और इसी के साथ एक पंक्ति पढ़ूंगा लास्ट में, वो पंक्ति है इस क्लास का अंजाम। कभी मुश्किल दिन होगा तो कभी मुश्किल ये रात होगी, कभी मुश्किल दिन होगा तो कभी मुश्किल ये रात होगी। मुसाफिर तुम भी हो, मुसाफिर हम भी है, फिर किसी मोड़ पर मुलाकात होगी। चलो विद्यार्थियों, अब क्लास के एंड में मैं आपको एक संदेश देना चाहूंगा। संदेश कहो, सीख कहो, एक सबक, एक मेरी तरफ से आपको सुझाव, एक प्रेरणा, ये है आपके स्कूल का सफर समाप्त हो रहा है। जिंदगी की सबसे बेहतरीन जो जीवन शैली होती है, या जिंदगी के जो अनुभव होते हैं, जिंदगी के जो अलग अलग पार्ट होते हैं, उसमें सबसे बेहतरीन पार्ट होता है स्कूल लाइफ। स्कूल लाइफ सबसे अच्छी लाइफ होती है। यहाँ से निकलने के बाद आपको ये स्कूल लाइफ याद आएगी। ऐसा नहीं है कि कुछ समय के लिए, जिंदगी भर याद आएगी। और जब आप बच्चों को देखोगे समझ में आएगा कि काश हम भी वापस स्कूल जा पाए। तो संदेश ये है कि यहाँ से निकलने के बाद आप जहां भी रहो, किसी भी चीज की तैयारी करो, पढ़ाई कर रहे हो या कोई बिजनेस कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, सबसे बड़ी चीज क्या है? आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, आपकी गरिमा और आपके परिवार की इज्जत। इन चीजों को ध्यान रखना। जिंदगी में कभी भी कोई ऐसा काम मत करना जिसकी वजह से आपकी पापा को नजर झुकानी पड़े, या आपके पापा को किसी के सामने हाथ जोड़ने पड़े, ठीक है, या वो नजर झुका कर चले। बाकी कुछ भी करना, ऐसा काम मत करना कभी भी। अगर आपकी वजह से आपके पापा को किसी के सामने नजर झुकानी पड़ रही है, इसका मतलब उन्होंने जो उम्मीदें लगाई थी आपसे वो सारी बेकार है। और दूसरी बात, एक संदेश और, लास्ट, ज्यादा बड़ा भाषण नहीं दूंगा, एक चीज और है, कभी गिव अप मत करना। गिव अप समझते हो? हार मत मानना कभी।
जैसे मान लो आपने कोई टारगेट पहले से तय किया कि मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे ये बनना है, तो उस चीज़ के लिए उसको छोड़ना मत कीजिए। कई बार हम क्या करते हैं कि इस चीज़ की तैयारी करते हैं, कोई जो लक्ष्य रखते हैं वो लक्ष्य हासिल नहीं होता ना, तो हार जाते हैं और छोड़ देते हैं। गिव अप मत करो। क्यों? क्योंकि आप उस मंजिल तक पहुंच पाओ नहीं पाओ, लेकिन अगर आप उस मंजिल के लिए मेहनत करोगे ना, तो इस बात की गारंटी है कि आप पक्का कुछ न कुछ हासिल जरूर करोगे। मेहनत कभी आपकी व्यर्थ नहीं रहेगी। अगर मेहनत करोगे तो उसका फल पक्का मिलेगा, इसलिए मेहनत करते रहना। और ध्यान रखना, जिंदगी के अंदर चुनौतियां बहुत आएगी, क्योंकि जिंदगी की आपकी असली जर्नी कब शुरू हो रही है। यहाँ तक की जो यात्रा थी वो यात्रा आसान थी। आपको पता था कि मुझे 10th के बाद 11th में जाना है, 11th के बाद 12th में जाना है, टेंशन थी नहीं। अब आपके सामने हजारों रास्ते आएंगे और आपको हजारों रास्तों में से कोई एक रास्ता चुनना है जो आपके लिए बेहतर हो, और फिर उस रास्ते को छोड़ना नहीं है। एक पंक्ति है कि दूर से दिखने वाला रास्ते का अंत नहीं होता है, अक्सर वो एक मोड़ होता है। समझ रहे हो? आप सड़क पर जा रहे हो और आगे रोड है, अब क्या कहते सड़क एंड हो गई, तो वहां से पीछे मत पड़ना, तो वहां तक जाना। हो सकता है कि एक नया मोड़ आएगा, तो जिंदगी में से बहुत सारे मोड़ आएंगे, उन मोड़ को देखते हुए आप अपने आप को रोकना मत, उस रास्ते पर चलते रहना। चुनौतियां आएगी, समस्या आएगी, इतनी समस्या आएगी कि आपको मन करेगा कि सब कुछ छोड़ दो, ठीक है, पर आपको ऐसा करना नहीं। हर समस्या का समाधान होता है, टाइम लग सकता है, लेकिन समाधान होगा। इसलिए कभी गिव अप मत करना। जिस राह पर चल पड़े, जो लक्ष्य ठान लिया, उस तक पहुंच जाओगे अगर कंटिन्यू मेहनत करोगे। सब्र रखना, धैर्य रखना और मेहनत करना। आप सोच रहे हो कि मेरे को जल्दी 12th पास होते ही नौकरी मिल जाए, बीए होते ही नौकरी मिल जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत ज़्यादा समय देना पड़ता है, लंबी मेहनत करनी पड़ती है, सब्र रखना पड़ता है, धीरज रखना पड़ता है, तब जाकर के मंजिल मिलती है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, मेहनत करते रहना, आप बहुत बड़े पद पर होंगे, अच्छे पद पर होंगे, और अगर कोई सरकारी नौकरी मिले ना मिले, आप बहुत अच्छे इंसान बन जाएंगे। ठीक है? चल बैठ तू, हाँ सही है, ये सही है। अभी न जाओ छोड़ कर के दिल अभी भरा नहीं, अभी न जाओ छोड़ कर के